दोस्तों नमस्कार। यह देश अभी भी गरीबी से भरा पड़ा है। इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अभी भी गरीबी है, भूखमरी है, दरिद्रता, लोगों की आर्थिक बदहाली, आर्थिक विषमता, टकराव की परिस्थिति और भेदभाव। बड़ा सवाल, कितना बदला है अब तक हमारा देश? इस देश में गरीब लोग हर समुदाय में आपको नजर आएंगे। उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में आपको उतना खास परिवर्तन इस दौर में नजर नहीं आएगा जितना कि अब तक हो जाना चाहिए था। इस देश में गरीब, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके के लोग अभी भी आपको हाशिए पर नजर आएंगे। यानी संविधान बनाने को लेकर संविधान के पीछे की जो सोच रही है वह सोच आपको इस दौर में गायब दिखाई देगी। और संविधान के पीछे की सोच जो कि समाजवाद दृष्टिकोण का नजरिया, जिसमें कोई भी जो गरीब तबके के लोग हैं वह पीछे न रहे और इन्हीं लोगों को मुख्य धारा में लाने से कोई रोके भी नहीं, यही सोच तो संविधान के पीछे की रही है। और यदि आप संविधान की एक लाइन को भी समझना चाहते हैं तो वह एक लाइन तो आर्थिक समानता का जिक्र करती है कि इस देश के भीतर लोगों के बीच में आर्थिक समानता होनी चाहिए। और यदि यह आर्थिक समानता नहीं रहेगी तो भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, महज सिर्फ एक कोरा कागज ही साबित होगा। और इसका जिक्र खुले तौर पर बाबा साहेब ने संविधान तैयार होने के बाद संविधान सभा में किया है। आपको उनका वो भाषण, उनका छोटा सा स्टेटमेंट सुनना चाहिए। और वही आर्थिक समानता इस देश के भीतर इस हद तक आपको गायब दिखाई देगी जिसमें लोगों की जिंदगी की न्यूनतम से न्यूनतम जरूरतें आपको इस दौर में दिखाई नहीं देगी। तो हमारे और आपके पास कुछ बचा क्या? तब यहाँ पर सवाल यह होता है कि यह देश संविधान के तहत चलता है भी या नहीं चलता। ये एक सच है कि इस देश का अपना एक संविधान है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यही संविधान खुले तौर पर तमाम सरकारों को यह दिशा निर्देश देता है कि उन सरकारों को भी इसी संविधान के तहत चलना चाहिए। और ध्यान दीजिए, हर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स संविधान की शपथ लेकर ही तो संसद और अलग अलग राज्यों के विधानमंडल में पहुंचते भी है। लेकिन वो सभी रिप्रेजेंटेटिव्स इस दौर में संविधान को कितना फॉलो करते हैं, यह अपने आप में अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि संविधान का एक सच तो यह भी है कि अगर कोई भी सरकार इसी संविधान को अमल में लाती है तो इस दौर में आपको कोई भी गरीब तबका हाशिए पर नजर दिखाई देगा नहीं। और इस देश का सच तो यह है कि इस देश में बड़ी तादाद में अभी भी लोगों की मौजूदगी उसी हाशिए पर है, उसी अंतिम कतार पर है। आपको यकीन है, अगर इस देश का सच आपको जानना है तो नागपुर दीक्षा भूमि चले जाइए। उसी के आसपास बड़ी तादाद में आपको दलित समुदाय के लोग नजर आएंगे। उनके भीतर जब आप झांक कर देखिएगा, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को परखने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करिए, तब पता चलेगा उनके भीतर अभी भी कितने बड़े सवाल मौजूद है। बड़ी तादाद में वहाँ के दलित समुदाय अभी भी आस और उम्मीद लगाए हुए कि कम से कम वह हक और अधिकार तो उन्हें मिले जिनका जिक्र संविधान खुले तौर पर करता है कि लोगों को हक अधिकार मिलने चाहिए। आज भी वही दलित समुदाय अपने हक अधिकार से वंचित है। और यही नागपुर दीक्षा भूमि की पहचान खुद बाबा साहब के साथ जुड़ी है। 14 अक्टूबर 1956 को इसी जगह पर बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था। और इसी जगह के आसपास में बड़ी तादाद में जब दलित समुदाय अपने हक अधिकार से वंचित है तो देश के बाकी अलग अलग हिस्सों में किन परिस्थिति में दलित समुदाय की मौजूदगी होगी, उनकी सामाजिक आर्थिक तौर पर आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हैं।
विदर्भ नागपुर सामाजिक आर्थिक तौर पर जब आप परखेंगे तो आज भी उसकी मौजूदगी पिछड़े इलाके के रूप में है। पश्चिमी महाराष्ट्र मुंबई का जिक्र करें, वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी को लेकर सवाल है, किसानों की बदहाली वहाँ पर आपको नजर आएगी। और महाराष्ट्र स्प्रिंग मुंबई का जिक्र करें तो मुंबई में बड़ी तादाद में आपको गरीब लोगों की मौजूदगी दिखाई देगी। किस तरह से मुंबई में अलग अलग राज्यों में कमाने के लिए लोग चले आते हैं, लेकिन जब उनके बीच आप झांक कर देखिए उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को, तो वहाँ पर भी आपको बड़ी तादाद में गरीबी दिखाई देगी। पता नहीं उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है या नहीं मिलती। मुंबई में बड़ी तादाद में आपको झुग्गी झोपड़ी नजर आएगी। कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर सवाल है। पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं का संघर्ष आपको नजर आएगा। उनकी आर्थिक बदहाली की परिस्थितियां उनके साथ जुड़ी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की परिस्थिति और पूरे महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा, बुरी हालत में किसान, उनकी आर्थिक बदहाली और खास करके सोयाबीन, कॉटन और मिल्क प्रोडक्ट के साथ जो जुड़ा हुआ किसान है, वहां पर किसानों को वहां लागत भी नहीं मिल पाती और इसके साथ साथ कर्ज में डूबने की परिस्थिति। और इन दोनों ही परिस्थितियों में जिंदगी को खत्म करने की सोच, किसानों की आत्महत्या आपको महाराष्ट्र के भीतर खुलकर दिखाई देगी। और इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में इस समय महाराष्ट्र की जनता की तरफ कोई देखने की स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर भी नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त का सच महाराष्ट्र की राजनीति में तो यही हो चला है कि हर कोई राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए वह आपको मैदान में दिखाई देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी तरफ झारखंड सबसे, और झारखंड की पहचान को आप परखना चाहे तो दुनिया के मानचित्र पर यदि झारखंड को मिनरल्स के तौर पर परखने की कोशिश कर तो आपको रिच स्टेट के रूप में नजर आएगा। बड़ी तादाद में वहां पर 25-26% वहां पर आपको खनिज पदार्थ मिल जाएंगे। 40% कोल नजर आएगा वहां पर। 26% कच्चा आयरन लोहा वहां पर नजर आएगा आपको। बड़ी तादाद में वहां पर खनिज संपदा से भरपूर झारखंड नजर आएगा। लेकिन उसी झारखंड में आदिवासी समुदाय आपको गरीब नजर आएगा। संथाल परगना का इलाका जो कि वहां पर पिछड़े इलाके के रूप में उसकी पहचान है, वहां पर आदिवासियों की आर्थिक बदहाली आपको नजर आएगी। और झारखंड के भीतर आदिवासियों की जिंदगी किस रूप में कटती होगी, इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि झारखंड के भीतर आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय हर दिन की 55 रुपए से आगे नहीं है। और इन्हीं कमाई के बीच में उनकी जिंदगी इस महंगाई भरे दौर में किस तरह से चलती होगी, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और इन सब के बीच में इस देश में बड़ी तादाद में आपको जब गरीबी दिखाई देगी तो इन सब की फिक्र करने वाला आपको कोई नजर भी नहीं आएगा। और झारखंड का एक सच यह भी है कि झारखंड के दूर दराज इलाके में, पिछड़े इलाके में आप जाएंगे तब वहां पर एहसास यह भी होगा कि वहां पर सरकार की मौजूदगी आपको दिखाई देगी नहीं। तब यह सवाल बड़ा हो जाता है कि इस देश में सरकार है भी या नहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद।